बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया और उसके शेड्यूल भी जारी कर दिया, जबकि पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया है। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सैनेट इंतखाबात का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। कमीशन की मंजूरी के बाद सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई ने जो है इलेक्शन में होने वाली धांधली के मामले पर IMF को ख़त लिखेंगे, क्या कहेंगे? देखिए जी, बात आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बताऊं कि चूंकि वो एक्स की सर्विसेज अभी तक पाकिस्तान में उनमें खलल आ रहा है, बहाल नहीं हुई, मुअत्तल हैं, काफ़ी दिन हो गए, तो मैं कम यूज़ करता हूँ एक्स की सर्विसेज और फेसबुक पे तो मैं बहुत अरसे से नहीं था, लेकिन मैंने सुबह का सलाम करने के लिए जो है वो अपना मेरा जो फेसबुक पेज है ये वो है जिस पे 3,39,000 फॉलोअर्स हैं। तो ये वो जो पेज है उस पर मैंने सुबह का सलाम भेजा था। तो ये मैं ये बताता चलूँ कि वो मेरा पेज है। वो बहुत से दोस्त अहबाब ने कहा कि ये किसका पेज है, तो वो काफ़ी महीनों के बाद, सालों के बाद मैंने उसको एक्टिव किया सुबह, तो देख के खुशी हुई कि उस पर 3,39,000 फॉलोअर्स मौजूद हैं अभी तक। अच्छा, तो ये मैं बात बताता चलूँ। दूसरी जो बात है वो ये है कि हुकूमत की सूरत गरी जो है वो अभी तक वाज़े हो भी गई और नहीं भी हुई। और ये जब असम्बलियाँ अपना हलफ उठाएंगी, फिर उसके बाद कमीशंस में चैलेंज होंगे, मुख्तलिफ मामला, नोटिफिकेशन चैलेंज होंगे, ट्रिब्यूनल्स के सामने जाएंगे, मुख्तलिफ मामला, उसके बाद ये सूरत गरी सामने आएगी कि ये जो हुकूमत है ये किस तरह से सामने हमारे आती है। अभी तो हमने सिर्फ ये हमें इल्म है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दिन रात को, उसमें हमें पता चला कि शहबाज शरीफ साहब, और ये भी जैसे कल मैंने बात की कि उनका इरादा है छोटी काबीना बनाने का, लेकिन उसके बाद जो है एक खामोशी सी छाई हुई है। और वो खामोशी इस हवाले से है कि जैसे आप ये देखें कि अब सोशल मीडिया के हवाले से निगरान हुकूमत, तो ज़ाहिर है निगरान हुकूमत के पास ना इतने इख्तियारात हैं और ना उनके, वो अलग मामला है कि उनके दौर में कर्ज़ा बहुत लिया गया, 48 अरब रुपया रोज़ का, लेकिन वजारत ख़जाना कह रही है कि नहीं, इतना नहीं लिया गया, स्टेट बैंक कह रही है कि लिया गया है। तो वो देखते हैं कि वो क्या मामला है, क्या मामलात होते हैं। लेकिन ये है कि जो इसमें असल मामला है वो ये है कि सूरत गरी क्या होती है आगे, जो सेटअप है या हुकूमत है उसकी वजह यह है कि जो ये मैं बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, देखें जो अली ज़फ़र साहब के अपने हवाले से बात की ना, इंटर पार्टी इलेक्शंस, और देखें ये सूरत हाल, ये जो पहले जब IMF का एक डेलीगेशन आया था, और ये बड़े मुश्किल से हमें IMF प्रोग्राम में रहना है, ये तो तय है, और हमारे पास 8 अरब डॉलर्स हैं और हमें जून तक शायद 10 अरब डॉलर देने, और साल के आखिर तक शायद हमें 22 अरब डॉलर देने, 8 अरब हैं हमारे पास। तो लेकिन वो इनफ्लो और आउटफ्लो के साथ उसमें एक्सपोर्ट्स होंगी, तो कोई साल के आखिर तक कोई बयान हो रहा है, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि 7 अरब डॉलर्स का इसमें दरमियान में जो है वो गैप होगा, लेकिन IMF के प्रोग्राम के पास जाना होगा। अच्छा, जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं, वही इकॉनमी, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन पॉलिसी इसलिए कि ख़त्े के और दुनिया के हालात जो हैं वो तल्ख से तल्ख तर होते जा रहे हैं, और जब एक मुल्क में ये पता ना हो कि कैसा सेटअप है, क्या है, तो फिर वो दूसरे मुल्क जो हैं वो कहते हैं कि अच्छा यार अभी थोड़े दिनों बाद देखते हैं, ज़रा कोई सेटअप आ जाए, कोई बात हो, तो फिर आगे मामला चले। अच्छा, तो इसमें यह है कि जो मैं ये दोबारा बात दोहरा रहा हूँ कि जो पहले PDM की हुकूमत थी 16 महीने की, जिसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर ख़ुद मुस्लिम लीग नून, मतलब जिसको पीपल्स पार्टी तो होनी नहीं करती, और क्योंकि उनके वज़ीरों के पास जो वजारतें थीं वो उनमें परफॉर्मेंस अच्छी थी, मतलब इससे कतई नज़र कि वो जिम्मेदारियाँ नहीं थी, वैसे भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे हिना रब्बानी खर साहबा की परफॉर्मेंस, उन्होंने काम अच्छा किया, जैसे शहरी रहमान साहबा क्लाइमेट के हवाले से जो भी उनका, मतलब एक बहुत प्रोएक्टिव वो उनका रोल था, और बिलावल भुट्टो जरदारी था वज़ीर ख़ारजा। मसला ये है कि जो सारा का सारा जो मलबा गिरा वो गिरा वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला और ये और वो जो कुछ हुआ उस वक्त दौर में,
और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि दबाव में रहे मुसलसल, क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा तादाद में इत्तेहादी थे, लेकिन एक तरह से उनको सुकून भी था, और सुकून उनको पार्लियामान के अंदर था। पार्लियामान के बाहर तो बहुत उस वक्त आप देखें ना कि जलसे हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के, और लेकिन पार्लियामान के अंदर उनको सुकून इसलिए था कि अपोजिशन नहीं थी। तो पार्लियामान में जो भी बिल पास होने हैं, जो भी कुछ होना है, तो वो उधर राजा रियाज साहब थे, वो ऐसा। अब जब हम बात कर रहे हैं कि जी ये मतलब हम ये बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की बात नहीं हो रही कि उन्होंने ये कहा है। अब बात हो रही है कि जो आने वाले दिनों में चेयरमैन पीटीआई होंगे वो, और साथ वो सेनेटर में भी, सेनेट में भी हैं, तो ये उनकी पार्टी की पॉलिसी सामने आई है। अब ये बड़ा गंभीर मसला खड़ा हो रहा है मुल्क के लिए और रियासत के। भाई वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि पहले भी जब IMF का डेलीगेशन आया था तो वो गया था मिलने के लिए बानी तहरीक इंसाफ। कुछ मामलात ऐसे हैं जो सियासत से बालातर होकर हमें देखने हैं, जैसे मईशत का मसला है। तो मईशत का मसला जो है वो तो फिर सबका है ना। अगर उसमें मुस्लिम लीग नून वाला जो है वोटर, उसके घर का बिल अगर तबाहकुन अंदाज में आएगा तो तहरीक इंसाफ वाले का भी आएगा, वो MQ वाले का भी आएगा, वो सबका आएगा, जमात इस्लाम। तो बाज़ मामलात ऐसे हैं कि जो सियासत से बालातर होकर हमें देखने हैं, क्योंकि वो रियासत का मईशत जो है ना वो रियासत का मसला है, और वो हुकूमत का मसला इसलिए है कि हुकूमत ने आगे से उनसे नेगोशिएट करना है, हुकूमत ने अपने ख़र्चे कम करने हैं, हुकूमत ने अपने पिछली हुकूमतों के अल्ले तलल्ले, और अभी भी देखें ना, एक तरफ ये है कि मईशत ऐसी है, दूसरी खसूसी त्यारे। भाई खसूसी त्यारे सिर्फ जो हैं वो जो ज़िम्मेदारान हैं हुकूमत के या रियासत के, उनके पास होते हैं। ये सुबह शाम उधर से उधर प्राइवेट जेट, ये कौन, ये कहाँ से इनका पैसा आ रहा है? क्योंकि ये टैक्स रिटर्न में तो आ नहीं रहा, टैक्स रिटर्न में तो गाड़ी भी नहीं है, रिक्शा भी नहीं है किसी के पास। तो ये कहाँ से इतने अरब खरबपति लोग आ गए इस मुल्क में जो सुबह शाम अपने जहाज़ इस तरह उड़ाते फिर रहे हैं जिस तरह लोग साइकिल नहीं चला पा रहे इस मुल्क में, या मोटरसाइकिल। तो बात ये सारी कि ये मईशत को हमने ठीक करना है, और इसमें अभी तक जो अच्छी बात है वो ये है कि छोटी काबीना की खबर आ रही है। छोटी काबीना होगी और जाहिर है कि उसमें ये शहबाज शरीफ साहब को एज रहेगा कि भाई उनके साथ पीपल्स पार्टी और बाकी लोग नहीं हैं, तो उसमें फिर मुस्लिम लीग नून के ही लोग होंगे या उसमें MQM के वजारतें होंगी। लेकिन यह है कि उनको भी तनासब देखना होगा ना, कि मतलब है कि वो अगर मुस्लिम लीग नून के लोग कम होते हैं तो फिर MQM के भी कम होंगे। तो ये अब देखना है कि कितनी बड़ी काबीना बनती है, और उस काबीना को, वो काबीना जो है वो इस वक्त मर्ज़ी की वजारत वाला खेल है नहीं। वो रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हमारी सियासी ज़ुमा को भी देखना है कि भाई जो मईशत है या दाखिला है या मतलब जो वजारतें बड़ी अहम हैं, वो और भी वजारतें हैं, लेकिन जो अहम वजारतें हैं तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है। ख़ारजा है और बहुत सारी वजारतें जो अहम वजारतें हैं, लेकिन ये कि इसको दे दो, उसको खुश कर दो, इसको, वो अब वक्त नहीं है। तो फिर जो मैं कह रहा हूँ, हुकूमत का रंग रूप अभी तक समझ नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे देखें, जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान के ऊपर तनाज़े है। वो बना बयान ये था कि हम चढ़ाई करेंगे इस्लामाबाद। और मसला ये है कि वो तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे ना, तो ये मामला आगे कैसे, मतलब उन, जैसे मैंने यहाँ पर बात की कि अब अली ज़फ़र साहब को आप छोड़ देंगे, अली ज़फ़र साहब ने क्या कहा है तहरीक इंसाफ ने, वो अपोजिशन की जमात के तौर पे उनकी जमात असेंबली में मौजूद होगी, तो ये असेंबली कैसे चलेगी? वो सेनेट में मौजूद होंगे तो सेनेट कैसे चलेगी? वो उनकी एक सूबे में हुकूमत होगी तो वो सूबा कैसे चलेगा? उसमें मुस्लिम लीग नून का गवर्नर कैसे आएगा? वो उसको कैसे रिसीव करेंगे और क्या होगा वहाँ पे, क्या हालात पैदा होंगे? तो ये जो है, इसमें कहीं पर आपस में बातचीत करके सिस्टम आगे चलाना है ना मुल्क का। तो ये तो एक तसादुम सा अभी भी नज़र आ रहा है। फिर यह है कि जो देखें, मैं पहले दिन से भी गुजारिश कर रहा हूँ बार बार कि इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को आगे आना चाहिए। हुकूमत उनकी है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है और मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है, और उनको आगे आके इस पूरी हुकूमत का जो है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही बन रही है ना मरकज़ में, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। और इसमें देखें ना, पहले ये सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरह से थी कि उसमें नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे,
और मरीम नवाज़ साहिबा भी हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। तो मरीम नवाज़ साहिबा जो कि अब वज़ारत आला पंजाब संभाल रही हैं, और ये बड़ी जिम्मेदारी है, और देखते हैं कि वो किस तरह मामलात आगे चलते हैं और किस तरह से सूबा चलता है। और लेकिन उसमें अब ये है ना कि वो उस वक्त जो है वो बहुत सारे फैसले ऐसे होते थे कि जिसको मरीम नवाज़ साहिबा या नवाज शरीफ साहब उसको डिसोन कर देते थे कि भाई बहुत तशवीश है उन्हें। मिफ्ता इस्माइल साहब उसी क्रॉस फायर में आए कि भाई ये महंगाई बढ़ रही है, मिफ्ता इस्माइल साहब चले गए, और वो एक तरह से वो ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, वो ये थी कि भाई ये जो है इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब इस पर खुश नहीं है या मरीम नवाज़ साहब खुश नहीं है, और ये फैसले जो हैं ये नीचे जो है वो करने पड़ रहे हैं, और फिर इसहाक डार साहब आ गए और बाकी मामला चला। लेकिन अब मसला ये है कि अब जो भी कुछ होगा वो सारा का सारा बोझ चूंकि मुस्लिम लीग नवाज ने उठाना है, तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को सामने आके बता, अभी अब ये हो नहीं सकता ना कि मरीम नवाज साहब पंजाब में बैठ के कहें या नवाज शरीफ साहब जाते उम्र में बैठ के कहें कि ये महंगाई क्यों बढ़ा रहे हो तुम यहाँ पे शहबाज शरीफ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो यहाँ जो हुकूमत है वो तो बराह रास्त पंजाब मतलब बिल्कुल साथ है ना। आप समझ लें कि जैसे माजी में नवाज शरीफ साहब यहाँ थे, शहबाज शरीफ साहब वहाँ थे, तो अब सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में है, मरीम नवाज साहब पंजाब में। तो अब यह है कि वो इस तरह हो नहीं सकता ना, क्योंकि अब ये इसको एक यानी जो भी फैसले हैं वो अब इकट्ठे होंगे, तो नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि वही फ़ैसला करेंगे, और वजारतों का भी वही करेंगे फ़ैसला यकीनन, और बाकी सारे मामला भी वही करेंगे। तो जो माशी पॉलिसी है उसके खदोखाल हमारे सामने सबसे पहले आने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट कौन होगा और ये बाकी नाम सारे बाद में आते, सबसे पहले हमें ये बताया जाए कि जो वज़ीर ख़जाना है वो क्या है, वो कौन है, और उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, वो पॉलिसीज़ अपनी वज़ा करे। क्योंकि ये ऐसे ही कि जी वो आपस में इजलास हो गया और इजलास में बैठ के तय हो गया कि ख़जाना क्या होगा और लोगों के ऊपर क्या मलबा करेगा। अब पार्लियामान है, और अब ये है कि सड़कों पे भी अभी तक जो है वो एक मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो मतलब वो भी, और जमात इस्लामी भी, और GD भी, ये तो बाकी, और तहरीक इंसाफ भी सड़कों पे भी वो आने की बात करते हैं, तो पार्लियामान में भी हैं। तो ये सारे मामला देखने हैं, और ये शहबाज शरीफ साहब को देखने हैं। अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब ने खुद इसको अपने ज़िम्मे लिया है। मतलब है कि ये जो बात है, देखें ये बात बिलावल साहब ने जलसे में कही है ना कि मुझसे कहा गया कि 2 साल और 2.5 साल, तो वो 2 साल और 2.5 साल वाली बात उन्होंने नहीं ली। उन्होंने यही कहा कि मुझसे कहा गया, तो मैंने कहा नहीं। तो अब ये अभी तक इस बात में उभाम है कि पहले 2.5 साल वाली बात थी या वो दूसरे 2.5 साल वाली बात थी, पहले 2.5 साल वाली बात थी, तो आखिर इसमें क्या कशिश थी जो कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई नहीं, मैं इसको संभालता हूँ आके और ये सारे मामला तय करता हूँ, और उन्होंने इसको ये जिम्मेदारी ली। ये देखें, पहले तो 16 जमातों का था ना, तो आप कोई जमीयत उलमा इस्लाम के वज़रा भी थे उसमें, जो है वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर भी थे, वो सारे बहुत सारे लोग थे ना जो कि मौजूद थे। तो उस वक्त उसके बावजूद जब इलेक्शन आया तो उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक़ नहीं। तो अब तो इशू ये है कि अब तो इसको, ये तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे शहबाज शरीफ साहब है ना। मतलब इवन अगर महंगाई भी बढ़ती है फ़र्ज़ करें, तो भी वो मरीम नवाज साहिबा के ऊपर नहीं जाएगा मामला पंजाब में, वो जाएगा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कि मरकज़ ने फैसला किया। तो यहाँ पर ये एक बड़ा एक सवाल है कि वो आखिर ऐसा क्या था कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इसको मैं ही लेता हूँ। देखिए, मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी अलग होगी, उनका कंपैरिजन जो है वो ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, फ़ाल वज़ीर आला के तौर पे जा रहे हैं, फ़ाल वज़ीर आला के तौर पे, और उससे पहले जो है वो शहबाज शरीफ साहब जब रहे, मतलब हम परवेज़ इलाही साहब भी बहुत एक्टिव रहे अपने दौर में। परवेज़ इलाही साहब की जो वज़ारत आला का दौर था, ये दौर तो एक टर्मोइल में गुजरा। पहले जब वो वज़ीर आला थे मुशर्रफ साहब के दौर में, तो इंतहाई फ़ाल वज़ीर आला थे, और शहबाज शरीफ साहब इंतहाई फ़ाल वज़ीर आला थे। पंजाब की वज़ारत आला बड़े फ़ाल लोग रहे हैं, सवाए जब तक सूरज चांद रहेगा, ठीक है ना। वो उस्मान बुज़दार साहब को ज़रा हम साइड पे रख देते हैं, उसके अलावा जितने वज़राए आला रहे हैं पंजाब में, बड़े फ़ाल वज़राए आला रहे हैं। पंजाब एक सूबा ऐसा है उसमें बहुत स्मार्ट एक्टिव बड़े लोगों के साथ जो है वो उनका ताल्लुक़ और गवर्नेंस और ये सारी। तो ज़ाहिर है कि मरीम नवाज साहिबा के सामने वो सारे नाम होंगे कि भाई इससे भी आगे जाना है, इससे भी आगे जाना है, इससे भी आगे जाना है, बुज़दार साहब को साइड पे करके। और लेकिन ये जो फैसले हो रहे होंगे, जो मरकज़ में फैसले हो रहे होंगे,
वो मरीम नवाज साहबा जैसे वो सिंध में वो डिसोन करी सिंध हुकूमत क्या है भाई, मरकज़ से पूछे, मरकज़ ने महंगाई कर दी, हमें क्या पता। तो आखिर ऐसा क्या मामला है कि इसमें अभी उबहम है। मतलब होता है ना कि वो मुस्लिम लीग नून की शख्सियत से बात हुई, वो अपनी वजूहात बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी से बात हुई, वो अपनी वजूहात बता रहे हैं। तो ये अभी इसका जब रंग रूप सामने आएगा और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो उनसे कैसे नबरत आजमाते हैं, और ये जहन में रखें वो उस वक्त जो है वो पार्लियामेंट छोड़ के चले गए थे। अच्छा, अब आप बादियों नज़र में देखें ना, पीछे पलट के देखें तो आपको दो बातें अब ख्याल आती हैं कि या उनका क्या तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देना सही था या गलत था। एक तासुर यह है कि गलत था, उनको पार्लियामेंट में रहना चाहिए था, फैसले होने चाहिए होते, ये होता वो होता, लेकिन वो उस दौरान ही सब कुछ हो रहा होता तो वो पार्लियामेंट में होते तो सही ना। तो एक तासुर ये भी है जो मुस्लिम लीग नून के लोग ही कहते हैं कि यार ये तो उठ के ही चले गए, तो सारा ही हमारे मत्थे लग गया, कम से कम बोलते शोर मचाते तो हम ये कहते हैं कि यार इन्होंने काम नहीं करने दिया हमें, तो उसकी वजह से ये सारा 16 महीने में ये सारा जो है ना ये अजाब खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा ये तो इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं। कहता यार शोर शराबा, कोई मुसीबत, कोई पेपर फाड़ते, कोई कागज़ कुछ करते तो हम ये कहते ना कि भाई हमें काम नहीं करने दिया वरना हम तो बड़े अच्छे मंसूबे। तो अब लेकिन ये है कि तो वो लेकिन अब चैलेंजेस हैं, बड़े बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और उसमें जो है वो आप अगर सीटें, मुझे नहीं पता आखिर में क्या तादाद निकलती है, लेकिन अगर वो तो 180 कम से कम करते 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 भी अच्छी खासी तादाद तो है ना। तो वो अब कैसे ये पार्लियामेंट के अंदर ये मामलात हम आगे कैसे निकलेंगे, और सूबे केपी का वज़ीर आला जो भी बात करे, अच्छी करे, बुरी करे, गलत करे, मुतनाज़ करे, सूबे का वज़ीर आला है वो, तो मरकज़ के साथ उस सूबे के ताल्लुकात कैसे होंगे। तो ये सारे मामलात हैं। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो मुस्तकिल एहतजाज करके सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं। तो ये हमें कहीं बैठ के इसको इस सेटअप को, इस हकूमत साजी को, इस मरकज़, सूबा, इलेक्शन कमीशन, अदालतें, ये सारा ज़रा एक सुकून के साथ फिर आगे रियासत बढ़ेगी। सिक्योरिटी, मईशत और आपकी खारजा पॉलिसी और ये इंटरनल जो सोशल अनरेस्ट है, ये हमें चीज़ें ख़त्म करनी है 3-4। और ये हमने खुद ही, ये कोई किसी ने बाहर से नहीं की, ये कोई बैरूनी गैर मुल्की साजिश के तहत नहीं हो रहा पाकिस्तान में, ये हमने खुद ही किया हुआ है। तो इसको हमने खुद ही तय करना है और फिर आगे बढ़ना है। और वो अभी फ़िलहाल उसमें जो ख्याल था कि इलेक्शन के बाद ज़रा उसमें ठहराव हो जाएगा, तो अभी तक वो ठहराव नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो ठहराव हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अगले चंद दिनों में ठहराव सा आ जाएगा, और फिर ये सिस्टम सारा जो है क्या रंग रूप लेता है, और फिर उसमें क्या पेचीदगियाँ ख़त्म होती हैं या एक सुकून से आगे मामला चलते हैं, वो चलने बड़े ज़रूरी हैं। और अगर ये नहीं होता तो फिर आने वाले दिनों में, और अगर ये हो भी जाता है तो भी आने वाले दिनों में, जो मैंने कल बात की थी कि महंगाई के तूफ़ान जो हैं वो खड़े हैं, रमज़ान से पहले भी बिलों की शक्ल में, और रमज़ान जब आएगा तो ज़ाहिर है कि उसमें तो फिर जो लोग करते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, तो देखते हैं कि हुकूमत जो है वो कैसे निबरत आज़मा होती है, और पहले उसकी सूरत गरी इंतज़ार करते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये इसलिए शिद्दत इख्तियार कर रहा है मामला कि ये दबाव जो पाकिस्तान पे है ना, पाकिस्तान पे दबाव है इस वक्त बतौर रियासत, वो इसलिए कि ख़त्े के अंदर इवेंट्स ऐसे हैं कि वो वाक़यात ऐसे जन्म ले रहे हैं कि जहाँ पर एक मज़बूत सेटअप का होना ज़रूरी है, ताकि ये हो कि ये बात हो रही है तो ये इसमें कोई, ये तमाम कौम इस फैसले के पीछे खड़ी है और या अक्सरियत खड़ी है, तो वो जो है वो बहुत ज़रूरी है। वरना ये कि वो उन बड़े फ़ैसले होने हैं ना, निजकारी का फ़ैसला, IMF का फ़ैसले, बड़े फ़ैसले और बड़े फ़ैसले, आपने किन ब्लॉक्स में जाना है, क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है, इंटरनल टर्मोइल, एक्सटर्नल प्रेशर इस सेंस में है बाहर से कि अब आप देखें ना कि अमेरिकन इलेक्शन आ रहा है, अमेरिकन इलेक्शन भी आ रहा है, और वो अमेरिकन इलेक्शन के आने से जो है ना वो पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। मतलब ये उसमें पूरी दुनिया पर असर इसलिए पड़ रहा है कि देखें सदर बाइडेन जो हैं उनकी ज़बान से एक फहश गाली निकल गई सदर पुतिन के लिए, फहश गाली। वो फंड रेजर से खिताब कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसी गाली दे दी रशियन प्रेसिडेंट को जो कि मतलब तमाम दुनिया हिल के रह गई कि भाई इसको क्या, ठीक है, और गाली दे दी उन्होंने, फहश गाली।
और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह से निकल गई। वो स्क्रिप्ट से हट के वो करते हैं तो वो गुस्से में होंगे ज़ाहिर, और उन्होंने ट्रंप को भी खूब कोसा उसमें। और ट्रंप को इसलिए वो कोस रहे हैं कि ट्रंप साहब जो है मौसूफ, वो ये कह रहे हैं कि ये मैं जो हूँ मेरे साथ वही हो रहा है जो ये जो नेवल्ने, अलेक्साई नेवल्ने, जो अभी जेल में रशियन प्रिजन के अंदर जिसकी डेथ हुई है, उसके साथ जो मजालिम हुए, जिसको नव एजेंट दे दिया गया था, जर्मनी चला गया था, जर्मनी से वापस आया, उसके साथ जो जेल में मजालिम हुए, तो वही मजालिम जो हैं वो यहाँ की अदालतें, अमेरिका की अदालतें मेरे साथ कर रही हैं। मेरे साथ वही सलूक हो रहा है जो रूस के अंदर उस कैदी के साथ। और ट्रंप भी एक नंबर की, मतलब हॉलीवुड क्या मतलब है कि कोई बहुत बड़ी फिल्म है। उन्होंने कहा मेरे साथ वही जुल्म सितम हो रहा है जो उसके साथ वहाँ पे जो रशिया में हुआ, वो मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है अमेरिका में। अब जनाब उसके ज़ाहिर है उसके चाहने वाले तो धाड़े मार मार के रो रहे हैं, अच्छा ये हो रहा है इसके साथ। ट्रंप अच्छा वो अब बाइडेन साहब ने आगे से खूब कोसा, उसने कहा ये घटिया आदमी, और ये नाम करते करते वो प्यूटिन को रखे तो उनको गाली सुना गए। अच्छा अब ये देखें प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो अब पूरी दुनिया देख रही है क्या हो गया भाई। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया कि ये इनका दिमाग चूँकि हिल चुका है अमेरिका का, और ये पागल हो चुके हैं, इसलिए इन्होंने हमारे प्रेसिडेंट, बड़ा क्रेमलिन ने भी आगे से उन्होंने कहा ये मतलब क्या हम जवाब दें, इसी गाली की सूरत में जवाब दें प्रेसिडेंट पुतिन। हम तो इंतहाई नफीस लोग हैं रशिया के, और ये दिमाग ख़राब हो गया इस आदमी का, और ये इससे अंदाज़ा लगाएंगे ये मतलब उन्होंने सख्त किस्म का जवाब दिया, तो फहज गाली दी ना। अच्छा तो अब ये सूरत हाल बनी हुई है, ये नहीं आप सोचें कि ये रशिया और अमेरिका के दरमियान ये हो रहा है इस वक्त। अच्छा फिर साथ ही जो है, तो अब अंदाज़ा लगाएं कि यानी तलखियाँ और प्रेशर्स और दबाव में क़यादतें आ रही हैं, मुल्क आ रहे हैं क्या, और सबसे ज़्यादा जो दबाव है इस वक्त वो है इस वक्त अमेरिका के ऊपर। अगर किसी चीज़ का दबाव है, एक तो यूक्रेन के अंदर, तो बिल्कुल मैं भी उसकी यूक्रेन की बात करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा वो ये है कि गज़ा में क्या होने जा रहा है। जियो पॉलिटिक्स गज़ा से निकलेगी, और गज़ा में जो है वो ये हुआ है कि जो हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो समातें हो रही हैं, जिसमें 52 मुल्क वहाँ पे जो इसराइल के बारे में, ये वो जनूबी अफ्रीका की जो की तरफ से जो करारदाद पेश हुई थी वो नहीं है, ये दूसरा मामला एक है जो कि ऑक्यूपेशन के हवाले से वहाँ पे एक केस काफ़ी अर्से से, उसकी इत्तेफाक से टाइमिंग्स दोनों की एक हो गई हैं, वो अलग है। वो कत्ले आम का जो जनूबी अफ्रीका था ना, ये अलग है। अब इसमें जो है वो अमेरिका और रशिया दोनों की आपस में वहाँ पे लड़ाई हो गई, और जो ज़ाहिर है हेग में हो रहा है, तो वो आपस में उनकी लड़ाई हुई और तल कलामी हो गई, और दोनों ने अदालत के में जो दोनों के सफ़ीर थे, उन्होंने एक दूसरे को देखे बगैर ये कहा कि ये तो मुनाफिक लोग हैं, ये मुनाफिक आदमी है, ये कत्लेआम का जिम्मेदार। उन्होंने कहा ये कत्लेआम ये मार रहे हैं यूक्रेन में। उन्होंने कहा यूक्रेन का जिक्र क्यों कर रहे हो, हम तो गज़ा का जिक्र कर रहे हैं, गज़ा में तुम कत्लेआम के जिम्मेदार हो। तो उसमें खूब वो एक वो ऊपर, यानी आप सोचें कि बाइडन और पुतिन, और एक जो है वो नीचे, ये जो है ये लड़ाई हो रही है यहाँ पे जो अदालत के अंदर है। अच्छा और ये है कि हिपोक्रेसी, मुनाफिक, फलां ढिमाकना, ये वो सारा। और गज़ा में मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि गज़ा में सूरत हाल ये है कि जॉन हॉपकिंस का, अगर मैं एक रिपोर्ट यहाँ पे दिखा सकूं, ये जॉन हॉपकिंस की रिपोर्ट है, और ये उन्होंने एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट होती है ना कि कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद क्या सूरत हाल डेवलप होगी। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, और ये उनकी एक प्रोजेक्शन मॉडल उनका सामने आया है। और अगर हम इसको देखें और अगर हम इसको स्क्रीन पे भी ज़रा दिखा सकें, तो ये जो प्रोजेक्शन मॉडल है उसकी बुनियाद पर अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहती है गज़ा की, मौजूदा अगर सीज़ फायर हो जाता है, अगर गज़ा में सीज़ फायर हो जाए, ठीक है, तो मज़ीद 11,500 लोगों का इंतकाल हो जाएगा सीज़ फायर होते ही। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर बीमारियाँ और सारे इश्यूज हैं, ठीक है। और अगर जो है वो इस तरह से हो कि सीज़ फायर होने की सूरत, अच्छा अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे तो 66,720 लोगों का
ये इंतकाल हो जाएगा अगले, यानी शहीद हो जाएंगे अगले 6 महीने में। 66,700 यानी 30,000 हो चुके हैं, 66,000 और हो जाएंगे कि जंग जारी रहे। जंग अभी रुक जाए तो 30,000 शहीद पहले हो चुके हैं, 11,580 इतने जख्मी हैं और इतने बीमार हैं कि वो जानों से चले जाएंगे सीज फायर की सूरत। ये आप रिपोर्ट देखें ना, सीज फायर टोटल, ठीक है, एपिडेमिक्स समेत, बीमारियों के समेत सीज फायर स्टेटस को रहता है तो 66,000, और अगर जंग थोड़ी सी बढ़ती है तो 85,750 मजीद फलस्तीनी शहीद होंगे 6 महीने में। 85,000 ये एस्टिमेट है। यानी आज अगर जंग बंद हो जाती है, बिल्कुल जंग बंद हो जाए, जख्मी और बीमार 30,000 पहले ही शहादतें हो चुकी हैं, 11,000 ये, और वो कह रहे हैं कि ये एस्टिमेट बहुत कम है। साथ ही रिपोर्ट में लिखा है जॉन हॉपकिंस की और ये लंदन स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन का ये उन्होंने प्रोजेक्शन मॉडल लिख दिया है। ये इतना भयानक है, इतना खौफनाक है। और इसके इस दौरान ये बात आ रही है कि जी रमज़ान के अंदर, रमज़ान का आगाज़ होगा, रमज़ान मुबारक का, और साथ ही मस्जिद अक्सा और वहाँ पे मुसलमानों के साथ रोका जाएगा, ये किया जाएगा। अब जनाब प्रेशर आ रहा है, जाहिर है कि अरब ममालिक पे, यूरोप पे और अमेरिका पे कि भाई इस जंग को रोकें और इस जंग को फ़ौरन रोकें। उसकी वजह ये कि आज ये जो आया है कि आप ज़रा तसव्वुर करें कि आज सीज़ फायर हो जाए, 30,000 लोग चले गए और वो कहते हैं कम से कम 11,000 से ज़्यादा इंसानी जानें चली जाएंगी। वो इतने ज़ख्मी और इतने बीमार हैं और उनके कई जो हैं उनके ज़ख्मों में जो उनके मसाइल पैदा हो रहे हैं, इन्फेक्शंस हो रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। अब इसमें सूरत हाल ये है कि इस पूरी पिक्चर में हुतीज़ ने आज ये ऐलान किया है, आज उन्होंने ये ऐलान किया है कि सरकारी तौर पे हुतीज़ ने यानी प्रॉपर एक स्टेटमेंट दी है कि आज के बाद बहर अहमर से कोई अमरीकी जहाज़ कार्गो या कोई बरतानवी जहाज़ या कोई ऐसा जहाज़ जिसकी दूर दूर तक मलकियत किसी अमेरिकन या किसी ब्रिटिश या किसी इसराइली को दूर दूर तक उसमें, उस पर हम सरकारी तौर पे पाबंदी लगा रहे हैं। अब यहाँ ना आए, अब आएंगे तो मतलब है कि काम ख़राब होगा। मतलब उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दी है कि हम यहाँ पे पाबंदी आयद कर रहे हैं रेड सी के अंदर, बहर अहमर में, कि ये जहाज़ नहीं आएंगे। अच्छा, इससे पहले ये था कि वो आते थे, ये अटैक करते थे। अब उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दी है कि अब यहाँ पर हम पाबंदी लगा रहे हैं। अच्छा, और जो इस पर करेगा वो फिर आगे खुद जिम्मेदार होगा। जो जहाज़ डूब रहा था कल, उसको खींच के, कोशिश हो रही है, वो मुकम्मल तौर पे नहीं डूबा था, तो उसको खींच के ले जाया जा रहा है जबूती तक, जबूती की बंदरगाह तक। लेकिन वो भी एक अजब तमाशा है कि वो जहाज़ जो है उसका अमला तो बच गया, लेकिन वो जहाज़ जो है उसमें मिसाइल गिरे और तकरीबन पानी में आधा डूबा हुआ था, तो खींच के अब जबूती तक ले जा रहे हैं मुख्तलिफ जहाज़। और हुती से गुजारिश की गई है कि जब जहाज़ उसको ले जा रहे हो तो बराह करम आप उस वक्त अटैक ना करें। उन्होंने कहा हम अटैक नहीं करेंगे, आप ले जाएँ, ये जो जहाज़ का मलबा है इसको ले जाएँ उठा के। मलबा है या इसको ज़ाहिर है डूबा तो नहीं है अभी। अच्छा, अब मसला ये है कि तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि गज़ा में काहिरा में अब क्या हो रहा है। काहिरा में मोसाद के चीफ पहुंच गए हैं, हमास के लोग पहले मौजूद हैं, और अमेरिकन जो वहाँ पे जो डेलीगेशन है वो भी यहाँ पर पहुँच गया है और पूरी कोशिश हो रही है एक बार फिर दोबारा। और पहली दफ़ा जो है वो ये बात जो उनकी वॉर कैबिनेट है उनकी तरफ से की गई है कि जी हम थोड़ा सा जो ब्रेट मैकर्ग हैं, ये ब्रेट मैकर्ग वो हैं जो कि नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं अमेरिका के मिडल ईस्ट के लिए, तो वो पहुंच गए हैं काहिरा। CIA के लोग भी हैं, ये मोसाद के चीफ भी पहुंच रहे हैं वहाँ पे काहिरा, हमास की लीडरशिप भी है, और पूरी कोशिश हो रही है कि ये किसी तरह जंगबंदी हो। और उसका पहली दफ़ा ये हुआ है कि इसराइल की जो वॉर कैबिनेट है, ये ब्रेट मैकर्ग हैं, इनकी आज नेतन्याहू से मीटिंग है, फिर वॉर कैबिनेट से मीटिंग है, फिर पूरी कैबिनेट से मीटिंग है, फिर ये कायरो शायद चले जाएँ। लेकिन पूरी कोशिश हो रही है कि और इसका इंडिकेशन जो है हमास ने भी दी है कि उम्मीद नज़र आ रही है जंगबंदी, पहली दफ़ा हमास ने कहा है। और साथ ही जो कैबिनेट है, इसराइली कैबिनेट के जो लोग हैं, मिनिस्टर्स, उनके पहली दफ़ा उन्होंने भी कहा है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ये पहली दफ़ा इनकी तरफ से बात हुई है। अब वो क्या पेशरफ्त हुई है, वो क्या ये खून, यानी आज की तारीख, यानी आप समझें कि ये तादाद 30,000 और अगर 11,000,
41,000 लोगों की शहादत इस वक्त हो गई है या होने जा रही है। सही। ठीक है, और हर रोज़ ये जो सुन रहे हैं कि 200 लोग 150 लोग, ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो अब वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। अब ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ठीक हो गया। कव्वा हलाल था या हराम था, बगदाद पे जब अटैक हो रहा था जी। तो अंदर ये डिस्कशन थी। अब वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये जो IMF वाला मामला है कि ख़त लिखेंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? मईशत एक कौमी मसला है, रियासत सबका मसला है। मईशत, सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी, इंटरनल टर्मोइल नहीं होना चाहिए, इस्तेकाम होना चाहिए। गरीबों का हाल देखें आप, ये मिडिल क्लास गरीब, और मिडिल क्लास तो गरीब हो चुका मेरे ख्याल से। मुझे नहीं पता इस वक्त किस तरह से रियासत के अंदर जो है वो तकसीम है तबकात की, लेकिन लोग बिल्कुल मुतहम्मिल हैं ही नहीं। उन लोगों को कोई थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद ये बस ऐसे ही चलेगा। उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले दिनों में इससे कई गुना ज़्यादा या बहुत ज़्यादा उनके लिए महंगाई के पहाड़ जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि फिर उसमें और बहुत सारे मसाइल हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें इस्तेकाम आपस में बैठ के आए, क्योंकि अगर असम्बलियाँ हलफ उठा रही हैं और वो उसमें इतना टर्मोइल वहाँ पर भी है, अदालतों में भी है, बाहर भी है, सड़कों पे लोगों में सोशल, तो ये देखना है, सबको देखना है। अच्छा, सिक्योरिटी क्राइसिस अपनी जगह है जो मैंने बात की थी, और उसके साथ ही आपका जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि वो इसलिए देख रहे हैं लोग, सारे मुल्क ये देख रहे हैं कि ये जो है ये इनका मतलब जैसे ये IMF के मामला हैं और बहुत सारे मामला हैं। अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये बात करूं कि एक तो देखें ये बहर अहमर के अंदर जो क्राइसिस बढ़ रहा है ना, ये तो सारे ही मुल्कों के लिए, चाहे वो मगरिब में हो या मशरिक में हो, या इसके दाएं तरफ हो या बाएं तरफ हो या जनूब में, उस सारे मुल्कों के लिए यहाँ से अगर सुइस कैनाल से और यहाँ से जो मैरीटाइम ट्रैफिक है ये डिस्टर्ब होती है, तो उसके नतीजे में हर तरफ चीज़ों की महंगाई भी है और चीज़ों का मतलब एक अनसर्टिनिटी भी है कि भाई ये मैरीटाइम के अंदर कैसे होगा। और आज जब हूतीज़ ने कह दिया कि जी यहाँ से अब नहीं जाएगी कोई मज़ीद यहाँ से जहाज़ नहीं गुजरेंगे, तो एक तरह से उन्होंने वार्न किया खुल के। 23 अमेरिकन से अमेरिका के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है कि 23 अमेरिकन जो शहरी हैं वो इसराइल डिफेंस फोर्सेस के साथ लड़ते हुए मारे गए। ये 32 अलग हैं, वो जो हम 7 अक्टूबर को जो हुआ था जब ये हमास, वो अलग हैं, 23 शहरी अलग हैं। तो ये जो तादाद है ये कहीं 50 से ज़्यादा हो गई है जो अमेरिकन सिटीजन्स जो कि इस जंग के दौरान 23 की फिगर है, और ये एक बहुत ज़्यादा फिगर है। और इसके नतीजे में अब अमेरिका के अंदर ये जो वाशिंगटन पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, ये उनका एक ऑपेड है कि अमेरिकन सिटीजन 5वीं स्लाइड, अमेरिकन सिटीजन फाइटिंग एंड डाइंग फॉर इसराइल गजा वॉर। अब देखें ना, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं वो वहाँ पे फाइटिंग एंड डाइंग फॉर इसराइल, यानी ये वो नहीं है जो ये वो जो 23 की तादाद है, ये वो नहीं है जो 7 अक्टूबर को अगवा करने के दौरान जो लोग गए थे। अभी भी 6 अमेरिकन सिटीजन्स उन मगवियों में हैं जो कि हमास के पास मौजूद हैं। तो ये एक सूरत हाल जो है ये ख़राब से ख़राब तर हो रही है। अच्छा, फिर मैंने आपसे ये कहा ना कि ये अब जो ब्रेट मैकगर्ग आए हैं, तो जाहिर है कि सऊदी अरेबिया इमीडिएट सीज़ फायर, ईरान इमीडिएट सीज़ फायर, पाकिस्तान इमीडिएट सीज़ फायर, यूरोप, फ्रांस, मतलब तमाम यूरोप बशमूल फ्रांस ने तो खैर अभी खुल के उसकी बात की है सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन बरतानिया, डेविड कैमरॉन, यूरोप के दीगर ममालिक, चाइना, रशिया, तो इस पर यानी जो मैंने आपसे बात की ना कि बाकायदा वहाँ पर तल्ख कलामी हुई है, और ये जो है ये मामलात बड़े बिगड़ रहे हैं कि मतलब एक तल्ख कलामी अगर होने लग जाए, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं, ये प्रेसिडेंट बाइडन, ये CNN की आप देखें ना ज़रा, अगर हम 15वीं स्लाइड देखें तो ये तो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की CNN की ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है ना। ये कोई ज़बान तो नहीं है कि एक मुल्क का प्रेसिडेंट इस्तेमाल करे, लेकिन ये वो इस्तेमाल कर रहा है। अब उसके नतीजे CNN चल रहा है दुनिया भर में। अच्छा, अब इसको ये है तो उसके उन्होंने जवाब दिया आगे से, वो आगे से क्रेमलिन जवाब दे रहा है, ये गालम गलोच हो रही है। अच्छा, इसी दौरान जो है दूसरा जो इशू है वो ये है कि
इसमें वो जो रोबेमार जहाज़ था, देखें वो जहाज़ का डूबना यहाँ पे, और वार्न करना होती इसका कि अब जहाज़ यहाँ से कोई ना गुजरे। अब ये एक ऐसा प्रेशर है जिसके ऊपर अब जाहिर है कि अब मेरा ख्याल है कि वो जगह आ गई है कि अमेरिका अब इस बात को, इस सीज़ फायर की तरफ जाएगा रमज़ान से पहले। क्योंकि जो ये फिगर्स आई हैं ना जॉन हॉपकिंस की, इन्होंने तो दुनिया को हिला के रख दी है कि 11-12 हज़ार इसमें, और वो कह रहे हैं कम फिगर्स हैं, वो जो आज जंग बंदी हो जाए तो लोग जख्मों से मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे चंद दिनों में। तो ये तादाद तो कहीं यानी कोई, यानी तकरीबन 40-50 हज़ार पहले, और जारी रहती तो 85 हज़ार, यानी 85 हज़ार मज़ीद, यानी कोई 1 लाख के करीब। ये और कह रहे हैं कम फिगर्स हैं। तो ये तो कोई दुनिया ना मुतहम्मिल हो सकती। तो ये जितना ज़्यादा इससे सब छुप रहे हैं ना कि यार हो गया, रोज़ की मामूलात हैं, कुछ नहीं है भाई, देखो यार ये करो वो करो, कार्रवाई करो, अपने यार ये बनाओ, ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये सारे एकदम से जो है ना रीजनल या ग्लोबल, और ख़ास तौर पे जब उधर यूक्रेन फंसी हुई है, वो फंस गया मामला। और वो जो यूक्रेन का मामला है उसको मतलब उससे कैसे निकलना है कि अच्छा, इंडिया में एक उनका सेमिनार हुआ, एक सेमिनार नहीं मुझे एग्जैक्टली पता, लेकिन एक समिट कह लें, सेमिनार कह लें, जिसमें जो इंडिया के डिफेंस के लोग उसमें मौजूद थे। उसका नाम गालिबन इंडिया एक्स 2024 2024 के, और अमेरिका और इंडिया दोनों का वो मुश्तरका उसमें डिफेंस के लोग, शख्सियात मौजूद थी। और जो डिपार्टमेंट ऑफ उनके जो इंडो पैसिफिक कॉम है उनकी, जैसे सेंट कॉम है ना, तो पाकिस्तान सेंट कॉम में है और इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक कॉम में। इंडो पैसिफिक कॉम उनकी सबसे बड़ी कमांड है, सबसे बड़ी कमांड है। उसकी वजह ये है कि वो तकरीबन 52% दुनिया को एक कमांड के नीचे 52% दुनिया आती है। उसमें इंडिया, चाइना, ये सारे, वो 14 मेरे ख्याल से टाइम जोन हैं उसके, और उसमें पता नहीं कितनी ज़बानें, मतलब बहुत बड़ी सेंट कॉम। हम कहते हैं ना सेंट कॉम है तो जी इसमें मशरिक़ वस्ता के मुल्क भी हैं, तो पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान, वो उनका जो पैसिफिक कॉम है वो सबसे, वो तो 52% दुनिया उसमें आ रही है। और ये बिल्कुल वहाँ से आप शुरू करें इसको, जो अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न वेस्टर्न को, उनका जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ से आप शुरू करें, और फिर उसके बाद ये बिल्कुल ये जो आर्कटिक से अंटार्कटिका तक जो है ये 66 लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींचें, तो ये दरमियान में पानियों के दरमियान ये एक जो इंडियन ओशन है, पानियों के दौरान से गुजरते हुए ये बिल्कुल एक लकीर सी है। तो यहाँ पे ये पैसिफिक कॉम, और यहाँ पे ये फिर उसके बाद सेंट कॉम। तो ये बहुत बड़ी कमांड है। तो साढ़े नहीं मेरे से 3,60,000 या 75,000 इसमें लोग हैं, तो बड़ी। अच्छा बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके जो कमांडर हैं जॉन एक्विलिनो, वो इंडिया में मौजूद थे, और वहाँ पर जो है ये एक कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे। अच्छा, उस कॉन्फ्रेंस में कल जो 19 तारीख को मैंने कहा था ना 21वीं कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई चाइना के साथ। अब वो जो है वो जाहिर है कि उसमें मामलात नहीं बने, बात आगे नहीं बढ़ी, वो नाकाम हो गए। और मैं कल भी मैंने कहा थी कि इसके पहले से होमवर्क करके अगर मुज़ाकरात हों तो कोई फ़ायदा निकले, लेकिन उसमें ना डेम चौक पे बात बढ़ रही है, ना वो डेस्पैंक का जो इलाका है, दौलत बे ओल्डी, वो बात करते रहते हैं। तो वो जो है वहाँ पर वो डेडलॉक बरकरार है। तो इस दौरान जो वहाँ पे आज समिट हुई है, वहाँ पे तो समिट के दौरान जो उनके जो इंडिया के जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उन्होंने चाइना, मतलब ये जो है ना, अब तलखी और तल्ख जुमले जो हैं वो जाहिर है कि वो फिर ज़ाहिर हो रहे हैं। तो मैं अभी उनका न्यूज़पेपर देखा था, उन्होंने ये कहा कि दो मुल्कों के लोगों ने लफ्ज़ बुलिंग इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर एक तो मैं द हिंदू को कोट कर रहा हूँ कि इंडिया स्टैंडिंग अप टू अ बुली इन अ वेरी डिटरमिन्ड फैशन। अच्छा जी, ये 20 स्लाइड है द हिंदू। अच्छा, फिर उसके बाद इसी को इंडियन एक्सप्रेस में देखें तो इंडिया स्टैंडिंग अगेंस्ट अ बुली, डिफेंस सेक्रेटरी ऑन चाइनाज मिलिट्री असर्टिवनेस अलोंग LAC। और दूसरा जो लफ्ज़ बुली है
वो टाइम्स ऑफ इंडिया 19 लोग कह रहे हैं कि रिपब्लिकन लॉ मेकर्स ने कहा है कि चाइना बुलिंग ताइवान। अब ये बुलिंग जो है ये दो जगहों पे चाइना के लिए बुलिंग इस्तेमाल हो रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो गालियाँ दे रहे हैं पुतिन को। तो ये जो मामला, लोग हज़ारों लोग उधर मर गए और हज़ारों की तादाद में लोग, ये पता मुझे नहीं पता ये यूक्रेन का क्या, ये यूक्रेन रशिया की जंग में क्या सूरत बन के सामने आती है, लेकिन यह है कि वहाँ पर तो वो देखिए जब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं ना, तो या तो ये जंगें ख़त्म होंगी, सबसे आसान है कि सीज़ फायर करवाएं और उसके बाद ये कहेंगे जी अरब मुल्क और इसराइल ये सारे कर लेंगे बैठ के तय मामला। सीज़ फायर तो करवाएं, वीटो क्यों कर रहे हैं उसको? सीज़ फायर करवा के तो बात आगे बढ़े। अब अरब मुल्क इसराइल के साथ पहले वो बैठ के, सारे लेबनान के साथ वो सब बैठ के EU को डाल दें बीच में, अब अरब लीग को डाल दें, अब इसमें जो है वो अफ्रीकन यूनियन को डाल दें, किसी मुल्क को, वो मुल्क बैठ जाएंगे सारे। और इसी तरह से यूक्रेन का मामला है, लेकिन यूक्रेन का हल जो है वो चाइना के पास भी है, ये अरब ममालिक के पास भी है, ठीक है ना। सऊदी अरब भी आए थे ना वो यहाँ पे, उनके जो ज़ेलेंस्की थे, वो अरब लीग का भी मौका, वो भी सुलह करवा सकता है, इसमें जो है ये सुलह करवा सकता है। यानी बहुत सारे इश्यूज, लेकिन ये है कि जब वो फड्डे को अब एक तरफ बढ़ावा देंगे तो जंगें कैसे रुकेंगी? अब यूक्रेन का भी फार्मूला निकल सकता है, लेकिन जितनी देर होगी उतना इलाका और निकल जाएगा यूक्रेन के यहाँ से, और यूरोप के अंदर पैनिक होगा कि भाई ये तो पुतिन बढ़ता आ रहा है। 2 साल हो जाएंगे, परसों 24 तारीख को बात करेंगे उस पर। लेकिन मामला ये है कि ये इस पूरी सूरत हाल में आपका ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर फिर यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई है तो पाकिस्तान का, आपको याद है ऑयल कैसे आएगा, ये तो ऑयल पाकिस्तान का अगर रशिया से भी आना है तो कहाँ से आना है? मतलब क्या आप रेड सी को क्रॉस करके, क्या यहाँ से ट्रकों के जरिए आएगा? भाई ये रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्मोइल, महंगाई, ये जंगें आपके सरों पे खड़ी हैं। इसीलिए मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि ये इस वक्त कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हम इस तरह से मैन मेड क्राइसिस क्रिएट करें। ये हमें खुद बतौर कौम इसमें से निकलना होगा। सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट से रुकना है, सिक्योरिटी, इकॉनमी, ये 4, 5, 6 इशूज़ से, ये हमारे कौमी इशूज़ हैं। ये इनका कुछ पार्टियों से, हुकूमतों से, ये अवाम, ये रियासत के इश्यूज़ हैं। तो बराह करम इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। आएगा रमज़ान तो चलो क्या होगा, मतलब है कि मतलब रोटी नहीं खाएंगे तो केक खाएंगे लोग, तो इस तरह की बात हो गई ना ये तो भाई आप वो रमज़ान का कोई पैकेजेस की बात करें, कोई कोई मतलब उस तरफ भी तवज्जो दें ना थोड़ी सी। जी डॉक्टर साहब, मतलब यहाँ लोग वजीर बन रहे हैं और लोग पब्लिक जो है उनका भूसा निकल रहा है, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। तो ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा हमारे काबरीन को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के, दुनिया के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।